नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एब्यूज़, जिसे कि हिंदी में यौन उत्पीड़न एवं शोषण कहते हैं। ये जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। EEOC के अनुसार, यानी कि EEOC की एब्रीविएशन क्या है? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसे परेशान करना गैर कानूनी है। तो ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा? ये है EEOC के अनुसार, जिसकी एब्रीविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। ठीक है। तो उत्पीड़न का स्वरूप ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक हो, यह मानसिक भी हो सकता है। उत्पीड़न यानी कि जो हैरेसमेंट होता है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि केवल फिजिकली होता है, बल्कि ये मेंटली भी होता है। जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेंटली, तो आप क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसलिए कहा है कि जो ये हैरेसमेंट होता है, ये केवल फिजिकली नहीं होता है, बल्कि ये मेंटली भी होता है। यह तब अवैध हो जाता है जब यह स्त्री को किसी भी तरह के आलोचनात्मक शब्दों के द्वारा उत्पीड़ित करता है। जब किसी भी व्यक्ति को, ज़रूरी नहीं है कि स्त्री को ही, या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जब आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हो किसी के लिए, तो ये एक उत्पीड़न करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ ये हो सकता है। उत्पीड़ित होने वाला तथा उत्पीड़न करने वाला क्रमशः स्त्री पुरुष होते हैं। यानी कि जो उत्पीड़ित हो रहा है और जो कर रहा है, ये दोनों ही क्या होते हैं कि स्त्री और पुरुष होते हैं। या तो स्त्री पुरुष को कर रही होती है परेशान, या पुरुष स्त्री को कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समान लिंग के व्यक्ति भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि केवल पुरुष ही महिलाओं को करती हैं परेशान, या फिर महिलाएं ही पुरुष को परेशान करती हैं, बल्कि कई बार होता है कि सेम जेंडर के लोग भी परेशान करते हैं। जैसे कि किसी एक फीमेल का दूसरी फीमेल को परेशान करना, कमेंट्स करना, किसी तरह का हैरेसमेंट करना, या फिर मेल्स का किसी अदर मेल्स पर्सन को, किसी भी पुरुष का किसी अन्य पुरुष को परेशान करना, तो ये भी उत्पीड़न है। यानी कि जो उत्पीड़न होता है, ये स्त्री पुरुष के साथ साथ, ये स्त्री पुरुष तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ समान लिंग के जो लोग होते हैं वो भी एक दूसरे को तंग करते हैं। यद्यपि साधारण तरीके से किसी को तंग करना या आलोचनात्मक टिप्पणी करने से कानूनी अवैधता नहीं होती है, लेकिन यह उत्पीड़न तब अवैध है जब यह आक्रामकता का रूप धारण कर लेता है। जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, तो ये जब आक्रामकता का रूप ही धारण कब कर लेता है? जब बहुत ज़्यादा ही अति हो जाती है, जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है, तो इसे कानूनी अवैध कर दिया जाता है घोषित। फिर है उत्पीड़न किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय के द्वारा किया गया नियोजित व हानिकारक दुर्व्यवहार होता है। यानी कि जो हमारे साथ ये हैरेसमेंट होता है, तो ये किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समुदाय के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य समुदाय के द्वारा किया गया जो दुर्व्यवहार होता है। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो निचली जाति के जो लोग थे, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी कि, और कोई उनको टच नहीं कर सकता था। उन्हें किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की भी आज्ञा नहीं थी। तो पहले निचली जाति वाले लोगों के साथ कितना ज़्यादा गलत बिहेवियर किया जाता था। तो ये क्या था? ये एक तरह से एक समुदाय के द्वारा किसी दूसरे समुदाय पे किया गया अत्याचार ही तो है। तो उसको भी क्या कहेंगे हम? उत्पीड़न कहेंगे। तो जो ये उत्पीड़न होता है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समुदाय के साथ, किसी अन्य व्यक्ति और किसी अन्य समुदाय के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार होता है। और ये जो दुर्व्यवहार होता है, ये किस आधार पर होता है? जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, राजनीति, ये किसी अन्य आधार पर भी हो सकता है। अब देखिए, जो यहाँ पे एक वर्ड है नियोजित, तो नियोजित यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लांट करके। यानी कि जब आप किसी को जानबूझ के कोई कड़वे वचन बोल रहे हो, मतलब गलत वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? ये आप जानबूझ के कर रहे हो। तो इसी के लिए कहा है यहाँ पे कि जब आप नियोजित रूप से, जब आप खुद जानबूझ कर क्या करते हो, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, तो ये यौन उत्पीड़न कहलाता है।
फिर है किसी भी तरह का भेदभाव, बहिष्कार, अपमानजनक या अनादरपूर्ण टिप्पणी या कथन जो किसी की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है, यौन उत्पीड़न कहलाता है। किसी भी तरह की यौन गतिविधि जिसमें आपकी सहमति ना हो, उसको यौन उत्पीड़न कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी मर्जी के बिना आपको टच कर रहा है, आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसको हम यौन उत्पीड़न कहते हैं। यह पूर्ण रूप से आपकी इच्छा के विरुद्ध की गई यौन गतिविधि होती है। इसमें आपके साथ किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क बनाए जाने को शामिल किया जाता है। यह न सिर्फ महिलाओं बल्कि बच्चों और पुरुषों के साथ भी हो सकता है। यानी कि जब आपकी इच्छा के विरुद्ध यानी कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको टच करने की कोई ज़बरदस्ती आपके साथ शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को हम यौन उत्पीड़न कहते हैं। तो और ये ज़रूरी नहीं होता है कि केवल महिलाओं के साथ होता है, ये पुरुष के साथ भी हो सकता है, कि किसी भी छोटे बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये जो यौन उत्पीड़न होता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। अब हम बात करेंगे परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण, यानी कि कॉजेज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन फैमिली। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण किसी परिवार में यौन उत्पीड़न होता है? तो पहला हमारा पॉइंट आता है अशिक्षा की स्थिति, यानी कि सिचुएशन ऑफ इलिटरेसी। जब परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे या बहुत ही कम पढ़े लिखे होंगे, तो ऐसे परिवारों में क्या होता है, यौन शोषण की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव नहीं होता है। और ऐसे परिवार के सदस्य रूढ़िवादी होते हैं। उनके अनुसार घर की स्त्रियां पुरुषों की सेवा के लिए ही होती है, इस कारण वे उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार की स्थिति मानवीय सभ्यता एवं विकास के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आपने देखा है कि भाई जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी सोच भी संकीर्ण होते हैं, यानी कि छोटी सोच होती है। उन लोगों का मानना क्या होता है कि महिलाओं को पढ़ा के लिखा के क्या करना है, आगे चल के उनको किचन के वर्क से तो संभालने हैं। तो ये लोगों की क्या है, छोटी सोच है। और उनका क्या होता है कि बस ये एक संभोग की चीज़ है स्त्रियां, जो पुरुषों के लिए है, और पुरुष की सेवा करना ही उनका धर्म होता है, कहीं आना जाना नहीं है। पढ़ लिख के करेंगी क्या, किचन में वर्क ही तो संभालना है, बच्चों को तो पालना है। तो ये ऐसी छोटी सोच होती है इन लोगों की, और बात बात पर क्या करते हैं, जैसे महिलाओं को मारना, पीटना, उनके साथ गलत व्यवहार करना और गलत तरीके से उन्हें कमेंट्स करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ जो होती हैं, ये ऐसे अशिक्षित परिवारों में होती हैं, जिस कारण से यौन उत्पीड़न होता है। फिर बात करेंगे आदर्शवादिता का अभाव, यानी कि लैक ऑफ आइडियलिज्म। प्रत्येक व्यक्ति, देश, समाज, संस्था के अपने अपने आदर्श होते हैं। उन्हीं आदर्शों के आधार पर वह कार्य करते हैं, उन्हीं आदर्शों के बल पर वे सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन परिवार, समाज आदि में आदर्शों की कमी होती है, तो वहाँ पे आचरण की स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसे परिवार के सदस्यों के मध्य स्वार्थ की भावना विकसित हो जाती है। पुरुष प्रधान परिवार होने के कारण सभी शक्तियाँ परिवार के पुरुषों के पास होती है। यदि पुरुष आदर्शवादी नहीं है तो वह महिलाओं का विविध प्रकार से शोषण करने का प्रयत्न करता है, जिसमें यौन शोषण प्रमुख है। यानी कि जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे आदर्श होते हैं, उसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। हमारे जो विचार, हमारा व्यवहार होता है उसी प्रकार का होता है। अब हमने देखा है कि जो हमारा भारत देश है, ये पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, और यहाँ पे जो परिवार कैसे होते हैं, पुरुष प्रधान होता है, यानी कि जो हेड होता है फैमिली का, वो पुरुष को माना जाता है, क्योंकि वही क्या करते हैं, पूरे घर को संभालता है, वो जॉब करता है, पूरे घर का खर्चा उठाता है, तो सब उसके अंडर में होते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि अगर वो अच्छा इंसान है, वो पढ़ा लिखा है, उसके अंदर अच्छे आदर्श हैं, तो वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में अच्छा सोचेगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन अगर पुरुष प्रधान हमारा समाज है ही, और इसमें क्या है, अगर जो पुरुष है, जो मेन हेड है, अगर उसी के अंदर किसी भी प्रकार के आदर्श नहीं होंगे, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसकी संकीर्ण सोच होगी और रूढ़िवादी परंपरा को अपनाता होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसके दिमाग में ये सोच होती है कि मैं ही इस पूरे घर को चलाने वाला हूँ, संभालने वाला हूँ, सब मेरे ही कंट्रोल में रहेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही सब करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करता है, वो ज़्यादा शोषण करता है, और इसमें महिलाओं का शोषण बहुत अधिक होता है। तो अगर आदर्शवादिता का अभाव होता है किसी परिवार में, तो वहाँ पे शोषण की संभावना अधिक होती है। केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं या फीमेल्स भी कहें, तो उनके साथ में
ये शोषण होता है। तो अगर पुरुष जो है वो आदर्श नहीं है, यानी कि अच्छा उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं, अच्छे विचार नहीं हैं, आदर्शों का अभाव है, तो ऐसे परिवार में यौन शोषण की संभावना अधिक रहती है। फिर नैतिक मूल्यों का अभाव, यानी कि लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़। परिवार के लोगों में यदि नैतिक मूल्यों का अभाव होता है तो ऐसे परिवार के आचरण की स्थिति अच्छी नहीं होती है। नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण परिवार के सदस्य स्वार्थी हो जाते हैं तथा यौन शोषण जैसी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर कुछ नैतिक गुण ही नहीं है, हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, तो भी ये किसी भी परिवार में जो उत्पीड़न की संभावना रहती है। फिर बात करेंगे संयम का अभाव की, यानी कि लैक ऑफ पेशेंस। परिवार के सदस्यों में जब संयम का अभाव होता है तब भी उसमें घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिवार के सदस्यों में जब अपनी भावनाओं एवं विचारों पर नियंत्रण नहीं होता है तो घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े, मारपीट, यौन शोषण जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि संयम, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है तो बिल्कुल बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, चिल्लाना, लड़ाई करना, किसी की बात ना सुनना, बस अपनी चलाना, है ना। और इसी कारण से क्या होता है कि जब आपस में सही से बात नहीं हो पाती है, वो अलग बात कह रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो इस कारण से भी, संयम के अभाव के कारण भी क्या होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। तो यौन शोषण जैसी गतिविधियाँ इसी कारण से होती हैं। फिर नेक्स्ट है संकीर्ण सोच, यानी कि नैरो माइंडनेस। संकीर्ण विचारधारा भी परिवार में यौन शोषण का आधार बनती है। ऐसी मानसिकता वाले लोग केवल अपने स्वार्थ एवं सुख देखते हैं। अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह परिवार के सदस्यों को भी वैसा आचरण करने के लिए विवश करता है। इसके लिए विविध प्रकार के अमर्यादित उपायों एवं धमकियों को अपनाता है। उसके इस आचरण से परिवार में शोषण एवं उत्पीड़न का वातावरण उत्पन्न होता है, जो कि परिवार के विकास को अवरुद्ध करता है। यानी कि जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके विचार होंगे और उसका जो प्रभाव होता है ये आपके परिवार में देखने को मिलता है। फिर है पुरुष प्रधान परिवार, मेल डोमिनेंट फैमिली। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, अतः परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। यदि परिवार के मुखिया की सोच आदर्शवादी एवं सकारात्मक नहीं है तो वह अपने परिवारजनों पर अपना अनावश्यक अधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है। वह अपने आश्रितों को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाता है, क्योंकि उसके पास परिवार की पूरी शक्ति होती है, जिस कारणवश उसका कोई विरोध नहीं करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पुरुष प्रधान होता है, यानी कि वो ही कमा रहा है, वही अर्निंग कर रहा है और उसी के आधार पर पूरे घर का खर्चा चल रहा है, सब उस पर डिपेंड होते हैं, तो वो अपने इशारों पे नचाता है ना। तो अगर मैंने आपको कहा कि अगर उसकी जो सोच अच्छी होगी, आदर्शवादी होगा, वो उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, पढ़ा लिखा होगा, तो वो किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं करता है, बल्कि उनके लिए अच्छा सोचता है। लेकिन अगर वो छोटी सोच वाला होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, रूढ़िवादी विचारधारा होगी, छोटी सोच होगी, तो वो अपने परिवार के सदस्यों पे अत्याचार करता है। उसकी विचारधाराएं कैसी होती है कि पूरे परिवार का खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ, मैं ही एक अर्निंग करने वाला पर्सन हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार का व्यवहार करूँगा तो कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि सब मुझ पर ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे परिवारों में जहाँ पे ऐसी सोच होती है तो वहाँ पे ये यौन उत्पीड़न की संभावना अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिस पे हमने बात करी यौन उत्पीड़न के बारे में और परिवार में कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण यौन उत्पीड़न होता है किसी परिवार में। तो ये था पार्ट 1, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।